झारखंड सरकार आपके घर डिजी साथ लेकर आई है। अब पढ़ाई नहीं रुकेगी। हेलो बच्चों, झारखंड सरकार के डिजी साथ प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। आज का प्रोग्राम शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि आप सभी अपना कॉपी और कलम लेकर के जरूर बैठें। आइए देखते हैं कि आज हम क्या पढ़ेंगे। आज हम कक्षा 6 में विज्ञान का पहला पाठ भोजन सभी के लिए से शुरुआत करेंगे। उसके बाद हम कक्षा 7 में पौधों में पोषण के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद कक्षा 8 में हम कोशिका यानी कि सेल के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम कक्षा 9 में गति के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद हम कक्षा 11वीं में भौतिक जगत, मात्रक और मापन यानी कि फिजिकल वर्ल्ड, यूनिट्स एंड मेजरमेंट के बारे में पढ़ेंगे। एक बार फिर से मैं याद दिला दूं बच्चों कि आप सभी अपना कॉपी और कलम जरूर लेकर के बैठें। तो चलिए शुरू करते हैं आज के प्रोग्राम को। नमस्कार दोस्तों, आज जो हम अध्याय करने जा रहे हैं उसका नाम है भोजन सभी के लिए। आज हम इस अध्याय का पहला भाग करेंगे। चलिए देखते हैं कि इस पहले भाग में हम क्या जानने। इस भाग में हम जानेंगे खाद्य पदार्थ के बारे में और हम जानेंगे कि खाद्य पदार्थ के स्रोत क्या क्या हैं। तो सबसे पहले तो बात ये आती है कि आखिर खाद्य पदार्थ क्या होते हैं, ये किस प्रकार बनते हैं और इनसे लाभ क्या होता है। दरअसल ये जो सवाल है, ये सभी सवाल के जवाब इस अध्याय के आखिरी तक आपको समझ आ जाएंगे। फिर भी इसे थोड़ा समझने के लिए इस क्रियाकलाप को देखते हैं। आप इसे अपने दोस्तों के साथ भी कर सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना, आपको एक सारणी बनानी है जिसमें एक तरफ आप अपने दोस्त का नाम लिखेंगे और दूसरी तरफ आपको लिखना है कि उन्होंने पूरे दिन में क्या क्या खाना खाया है। तो जो खाना उन्होंने खाया होगा वो आप लिखेंगे दाईं तरफ और उनका नाम आप लिखेंगे बाईं तरफ। अब इसके बाद क्या करना है? इसके बाद आपको करना है कि आपको जो खाद्य पदार्थ हैं उनकी सूची बनानी है, जिसमें एक तरफ खाद्य पदार्थ होंगे, जैसे कि हो सकता है आपके दोस्त ने रोटी खाई हो या फिर रोटी के साथ कुछ तो होगा, सब्जी होगी या दाल होगी, हो सकता है वो चावल लेके आए हो। तो एक तरफ वो लिखना है और दूसरी तरफ आपको लिखना है कि उसे बनाने के लिए कच्ची सामग्री क्या क्या लगती है। जैसे यहाँ पर एक उदाहरण दिया हुआ है, रोटी को बनाने के लिए आटा लगता है और जल लगता है। वहीं दाल की बात करें तो दाल के लिए क्या लगता है? दाल के लिए एक तो कच्ची दाल चाहिए, साथ में जल चाहिए, उसमें नमक भी डालना पड़ता है, तेल भी लगता है, घी भी डलते हैं और मसाले भी डलते हैं क्योंकि दाल अच्छी बनानी है। अब चावल की बात करें तो उसमें सिर्फ कच्चे चावल और जल से काम चल जाता है क्योंकि चावल को तो सिर्फ उबालना होता है। तो ये एक काम है जो आप कर सकते हैं, जरूर करिएगा। पर इसे करने का फायदा क्या है? इससे हमें पता क्या चल रहा है? दरअसल इससे हमें पता चल रहा है कि जो खाद्य पदार्थ होते हैं वो अलग अलग सामग्रियों से मिलकर बने होते हैं। जैसे जितने भी खाद्य पदार्थ होते हैं उनको बनाने के लिए हमें काफी सारी चीजें चाहिए होती हैं। उदाहरण के लिए आप उदाहरण ले सकते हैं चावल का। चावल बनाने के लिए हमें चावल चाहिए होता है और साथ में जल चाहिए होता है। चलिए एक और उदाहरण लेते हैं। जब हम सब्जी बनाते हैं तो सब्जी बनाने के लिए हमें कच्ची सब्जियां चाहिए होती हैं। पहले उन्हें काटते हैं, फिर उसमें नमक डालते हैं, उसमें हमें मसाले भी डालने होते हैं, लाल मिर्च मसाला, हल्दी, अदरक, लहसुन इत्यादि, और उसके अंदर हम तेल डालते हैं। इन सबको मिलाने के बाद हमारे पास एक स्वादिष्ट सी सब्जी बनती है। तो आप देख सकते हैं कि इसमें कितनी सारी चीजों की जरूरत है।
अब इसके बाद क्या करना है? खाद्य पदार्थ तो हमें पता चल गया कि अलग अलग तरीके से बनते हैं, परंतु क्या आप जानते हैं कि इनके जो स्रोत होते हैं वो भी बहुत भिन्न भिन्न होते हैं। उदाहरण के लिए जो दाल है और जो चावल है वो हमें पौधों से मिलते हैं। दरअसल हमारे खाद्य पदार्थ के बहुत सारी चीजें जो हैं वो हमें पौधों से ही मिलती हैं, परंतु सब पौधों से नहीं मिलता। उदाहरण के लिए अगर हम शहद की बात करें तो शहद मधुमक्खियों से प्राप्त होता है। अब जो मधुमक्खियां हैं वो शहद कैसे बनाती हैं? दरअसल जो मधुमक्खियां हैं वो शहद को फूलों के रस से बनाती हैं। वो फूलों का रस लेकर आती हैं और उनका छत्ते में भंडारण करती हैं और उससे हमें मिलता है स्वादिष्ट मीठा शहद। इसके अलावा अगर हम उदाहरण लें तो हम एक और उदाहरण ले सकते हैं दूध का। दूध हमें गाय से मिलता है, पौधों से नहीं मिलता। वहीं अंडे की बात करें तो अंडे हमें मुर्गियों से मिलते हैं। उसके अलावा अगर हम मांस की बात करें तो मांस हमें हो सकता है बकरी से मिले, या फिर हम मुर्गों से भी मांस ले सकते हैं, या कुछ लोग तो खरगोश को भी खाते हैं। तो इससे हमें पता चला कि जितने भी खाद्य पदार्थ होते हैं उनके स्रोत भिन्न भिन्न होते हैं। परंतु क्या आप जानते हैं जंतुओं के भोजन भी विभिन्न प्रकार के होते हैं? अब इसका क्या मतलब है? दरअसल खाद्य पदार्थ तो अलग अलग होते हैं, परंतु जितने भी जीव जंतु हैं वो एक ही तरीके के खाद्य पदार्थ नहीं खाते। उदाहरण के लिए हम हिरन की बात करें तो वो घास खाती है। वहीं अगर हम शेर की बात करें तो शेर घास नहीं खाता, वो खरगोश को खाता है या ऐसे ही किसी छोटे जीव जंतु को खाता है। अब कुछ ऐसे जीव जंतु भी होते हैं जो घास भी खाते हैं और खरगोश भी खाते हैं। इसका मतलब कि वो पौधों को भी खाते हैं और वहीं मांस मछली को भी खाते हैं। उदाहरण के लिए एक कुत्ता, ये घर में जो खाना बनता है उन्हें भी खाता है, वहीं पर जो चिकन होता है यानी कि मांस, ये उसे भी खाता है। तो ये था हमारा पहला भाग। चलिए जान लेते हैं इस भाग में हमने क्या जाना। इस भाग में हमने जाना खाद्य पदार्थ क्या होते हैं, जहां पर हमने जाना कि खाद्य पदार्थ भिन्न भिन्न चीजों से मिलकर बनते हैं। उसके बाद हमने जाना खाद्य पदार्थ के स्रोत क्या होते हैं, जहां पर हमने जाना कि खाद्य पदार्थ हमें पौधों से मिलते हैं, जानवरों से मिलते हैं, मधुमक्खी से भी मिलते हैं इत्यादि। चलिए जान लेते हैं कि अगली वीडियो में हम क्या जानेंगे। अगली वीडियो में हम बात करेंगे जंतु के बारे में कि आखिर जंतु क्या खाते हैं, और उसके साथ ही हम बात करेंगे भोजन के रूप में पौधों के भाग के बारे में। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आज हम एक नया अध्याय शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है पौधों में पोषण। तो चलिए जानते हैं इस अध्याय के इस पहले भाग में हम क्या जानने वाले हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रकाश संश्लेषण के ऊपर। अब क्योंकि यह अध्याय पौधों से जुड़ा हुआ है, चलिए जान लेते हैं कुछ बातें पौधों के बारे में। दरअसल इतना तो आप जानते ही हैं कि हम जितना भी खाना खाते हैं वो सब पौधों से ही आता है, जैसे कि गाजर हो गया, टमाटर हो गए, पत्ता गोभी, बंद गोभी, ये सब पौधों से ही मिलते हैं। अब आप कहेंगे हम दूध पीते हैं और दूध तो गाय से मिलता है, ये तो पौधे से नहीं मिलता। पर यहाँ पर एक बात ध्यान दीजिए कि दूध तो गाय देती है, परंतु गाय क्या खाती है? गाय भी तो घास ही खाती है। तो किसी ना किसी तरीके से हमें जो खाना है वो पौधों से ही मिल रहा है। दूध ही नहीं, अगर हम बात करें अंडे की या फिर मांस की, तो ये सब हमें किसी ना किसी तरीके से पौधों से ही मिलता है।
क्योंकि हम जिन पौधों को खाते हैं वो तो पौधों से आते ही हैं, परंतु हम जिन जानवरों को खाते हैं वो भी पौधों को खाकर ही बड़े होते हैं। तो जो हमारा खाना है वो पूरी तरीके से पौधों पर निर्भर करता है। तो अब पौधे अपना खाना कैसे बनाते हैं ये जानना जरूरी हो जाता है। तो चलिए जानते हैं कि आखिर पौधों में पोषण होता किस तरीके से है। हम इतना तो जानते हैं कि पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। वो सूर्य की मदद से अपना खाना खुद बनाने में सक्षम होते हैं। दरअसल पौधों में मौजूद जो क्लोरोफिल होता है वो भोजन बनाने में उनकी सहायता करता है। अब ये क्लोरोफिल क्या है, चलिए जान लेते हैं। जो पत्तियां होती हैं उनमें हरे रंग का एक वर्णक होता है, यानी कि पिगमेंट होता है, जिसे क्लोरोफिल कहा जाता है। दरअसल ये जो क्लोरोफिल होता है ये हरे रंग का होता है, और जब पत्तियों का हरा रंग हमें दिखता है वो इन्हीं की वजह से दिखता है। तो क्लोरोफिल क्या होता है ये तो हमने जान लिया, और हमें ये भी पता है कि क्लोरोफिल की मदद से पौधे अपना खाना खुद बनाते हैं। चलिए जानते हैं कि आखिर ये कैसे होता है। दरअसल पौधों द्वारा भोजन बनाने और ऑक्सीजन को छोड़ने की जो प्रक्रिया है उसे कहा जाता है प्रकाश संश्लेषण। यहाँ पर जो पौधे होते हैं वो प्रकाश संश्लेषण की मदद से अपना खाना बनाते हैं। तो चलिए जानते हैं प्रकाश संश्लेषण को कि आखिर इसके लिए क्या क्या जरूरी होता है। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए जो चीजें जरूरी हैं वो हैं सबसे पहले क्लोरोफिल। जैसा कि हमने अभी अभी जाना कि क्लोरोफिल जो सूर्य की रोशनी है उसकी मदद से खाना बनाता है, तो वो तो जरूरी होगा ही। दूसरा होता है कार्बन डाइऑक्साइड। पौधों को कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होता है अपना खाना बनाने के लिए। तीसरा है जल एवं खनिज, और चौथा है सूर्य का प्रकाश। ये चारों चीजें जब पौधे को मिल जाती हैं तो वो अपना खाना खुद से बना सकता है। चलिए जानते हैं कि आखिर वो ये किस तरीके से लेता है। इसे समझने के लिए आइए प्रकाश संश्लेषण के समीकरण को देखते हैं। प्रकाश संश्लेषण का समीकरण कहता है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो कि पौधों को वायु से मिलता है में जब जल मिल जाए जो पौधों को मिट्टी से मिलता है, तो क्लोरोफिल की मदद से जो पौधे होते हैं वो बनाते हैं कार्बोहाइड्रेट। ये पौधों का भोजन होता है जो पौधे अपने आप को बड़ा करने के लिए और अपने खाने पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और साथ में हमें मिलता है ऑक्सीजन, जो कि पौधे क्या करते हैं वायुमंडल में छोड़ देते हैं। अब ये ऑक्सीजन जो होता है वो हम सांस लेने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो ये है समीकरण। यहाँ पर जो ये समीकरण है वो होने के लिए सूर्य की जरूरत होती है। अगर सूर्य नहीं होगा तो ये प्रक्रिया नहीं हो सकती। इस प्रक्रिया को अपनी कॉपी में लिख लीजिए, ये बहुत ही जरूरी है। अब जरा यहाँ पर एक चीज देखिए, जो जल है वो तो मिट्टी से मिल जाएगा, परंतु कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो यहाँ पर ये क्वेश्चन आता है कि क्या पौधे सांस ले सकते हैं? आखिर उन्हें कार्बन डाइऑक्साइड मिलता कैसे है? चलिए जानते हैं। दरअसल पौधों को जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो रंध्र की मदद से मिलता है, जिसे हम इंग्लिश में स्टोमेटा कहते हैं। ये पत्तों के दोनों भाग पे पाया जाता है, मतलब पत्तों के आगे भी होता है और पत्तों के पीछे भी होता है। इसकी मदद से जो पौधे होते हैं वो हवा से कार्बन डाइऑक्साइड को अपने अंदर ले सकते हैं। इसके अंदर एक रंध्र छिद्र होता है जिसकी मदद से जो हवा है वो अंदर जाती है, और जो रंध्र छिद्र है उसको कवर करता है द्वार कोशिकाएं, जो कि खुलती हैं और बंद होती हैं। जब खुली होती हैं तो हवा अंदर जा सकती है और अंदर से बाहर भी आ सकती है, परंतु जब द्वार कोशिकाएं बंद होती है तो हवा ना तो अंदर जा सकती है ना ही बाहर आ सकती है। अब आप शायद सोच रहे होंगे कि प्रकाश संश्लेषण इतना महत्वपूर्ण है क्यों, आखिर हम इतना क्यों पढ़ रहे हैं इसके बारे में। दरअसल जितने भी जीव हैं उन सभी जीवों के भोजन तथा ऑक्सीजन की पूर्ति के लिए प्रकाश संश्लेषण की जरूरत होती है। जितने भी जीव इस धरती पर हैं वो अपने भोजन के लिए पौधों पर निर्भर होते हैं, और पौधे खाना बनाने के लिए प्रकाश संश्लेषण पर। वहीं पौधों का दूसरा काम होता है कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के संतुलन को बनाए रखना। अब जरा सोचिए कि पृथ्वी पर अगर एक भी पेड़ नहीं होता तो क्या होता।
हम जितनी भी ऑक्सीजन होती उसे ले लेते और वो कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जाती, और एक समय ऐसा आता जब पृथ्वी पर ऑक्सीजन की इतनी कमी हो जाती कि जीवन असंभव हो जाता। तो हम समझ सकते हैं कि आखिर प्रकाश संश्लेषण कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब आपने देखा होगा कि कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिनकी पत्तियां हरे रंग की नहीं होती। तो इसका मतलब क्या है? क्या इनके अंदर क्लोरोफिल नहीं होता? और क्लोरोफिल नहीं होता तो क्या इसके अंदर प्रकाश संश्लेषण भी नहीं होगा? दरअसल जो अन्य वर्ण की ऐसी पत्तियां होती हैं, इनमें भी क्लोरोफिल पाया जाता है और इनके अंदर प्रकाश संश्लेषण भी होता है। बस इनके जो कलर होते हैं वो अलग होते हैं, क्योंकि इनके अंदर क्लोरोफिल कम होता है और इस वजह से पत्तियां हरी नहीं दिखती। आपने देखा होगा कि तालाब के आसपास जो पत्थर होते हैं उन पे भी हरे रंग की काई जम जाती है, या फिर जो नदियां होती हैं और छोटे छोटे तालाब होते हैं उन पे हरी रंग की एक परत होती है। दरअसल इन्हें शैवाल कहा जाता है और इनमें भी क्लोरोफिल पाया जाता है, और इसीलिए ये भी अपना खाना खुद बना सकते हैं। चलिए जानते हैं इस वीडियो में हमने क्या सीखा। हमने जाना प्रकाश संश्लेषण के बारे में कि आखिर प्रकाश संश्लेषण क्या होता है और ये इतना महत्वपूर्ण क्यों है। चलिए जानते हैं अगली वीडियो में हम क्या जानेंगे। हम बात करेंगे स्वपोषण तथा विषम पोषण के बारे में, और हम जानेंगे विषम पोषण में पोषणों के प्रकार के बारे में। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आज हम एक नया अध्याय शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है कोशिका। चलिए जानते हैं इस अध्याय में हम क्या जानने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कोशिका के खोज के बारे में, और उसके बाद हम जानेंगे कोशिका की संरचना के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं, पर सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आखिर कोशिका है क्या। तो सबसे पहले इस घर को देखिए, ये घर किन चीजों से बना है? इसकी सबसे जरूरी चीज क्या है? सोचिए जरा। दरअसल देखा जाए तो ये घर है वो एक एक ईंट को जगह पर रखने के बाद बना है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो एक ईंट है, ऐसी ही बहुत सारी ईंटों को मिलाने से हमारा घर बना है। तो जो शेल है, यानी कि जो कोशिका है, उसमें भी कुछ इस तरीके का काम होता है। जो हमारा शरीर है वो छोटे छोटे बहुत सारे सेलों से मिलकर बना है। हमारा शरीर ही नहीं बल्कि जितने भी जीव जंतु हैं उन सभी का शरीर इन छोटे छोटे सेल से, यानी कि छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है। इसके बारे में सबसे पहले पता लगाया था सर रॉबर्ट हुक ने। इन्होंने कोशिका की खोज करी थी 1665 में। इन्होंने क्या किया था कि इन्होंने जो मधुमक्खी के छत्ते होते हैं उन्हें देखा था, और फिर इन्होंने पाया था कि जो कॉर्क होती है जो बोतलों पे लगाई जाती है, उसके अंदर भी कुछ ऐसा ही पैटर्न दिख रहा था। तो उन्होंने यहाँ पर अज्यूम किया, यानी कि सोचा कि ऐसा कुछ हो सकता है, और फिर उन्होंने ये बताया कि कोशिका कुछ इस तरीके की होती होगी और इनमें ये चीजें होती होंगी। उसके बाद एक और साइंटिस्ट थे जिनका नाम था एंटोन वॉन लीeuwenhoek। इन्होंने क्या किया कि इन्होंने 1674 में शैवाल और प्रोटोजोआ में पहली बार जीवित कोशिकाओं को देखा था। इन्होंने इसके लिए माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल किया था, क्योंकि ये जो जीव होते हैं ये बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं, इन्हें आंखों से नहीं देखा जा सकता। तो 1674 में इन्होंने पहली बार जीवित कोशिकाओं को देखा था। तो चलिए अब बात करते हैं कोशिकाओं के बारे में। दरअसल जो कोशिकाएं हैं वो हमारे रचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई को दर्शाती है। दरअसल हमारा पूरा शरीर छोटी छोटी बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बना है,
तो जाहिर सी बात है कि हमारी क्रियात्मक और रचनात्मक इकाई एक कोशिका ही होगी। कोशिकाएं स्वतः जनन का समर्थ भी रखती हैं। इसका मतलब वो अपने आप को एक से ज्यादा बना सकती हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, एक कोशिका से एक से ज्यादा कोशिकाएं बन सकती हैं, यानी कि उनमें प्रजनन हो सकता है। अतः कोशिका जीवन की मूलभूत इकाई है। क्या हम ऐसा कह सकते हैं? जी हाँ, क्योंकि जो हमारे कोशिका हैं वही तो मिलकर हमें बनाती हैं। कोशिका जीवित रहेगी तो हम जीवित रहेंगे, और इसीलिए हम ऐसा कह सकते हैं कि जो कोशिका है वो जीवन की मूलभूत इकाई है। अगर कोशिका ना हो तो जीवन नहीं हो सकता। तो चलिए अब बात करते हैं कोशिकाओं के आकार के बारे में। क्या सभी कोशिकाओं का आकार समान होता है? हम ये तो जानते हैं कि कोशिकाएं बहुत छोटी होती हैं, परंतु क्या सब एक समान के आकार की होती हैं? चलिए कुछ उदाहरण लेते हैं। अगर हम बात करें माइकोप्लाज्म की, तो माइकोप्लाज्म का साइज यानी कि जो आकार होता है वो होता है 0.1 माइक्रोमीटर, यानी कि 0.1 गुने में 10 की पावर -6। तो आप सोच सकते हैं ये कितना ज्यादा छोटा होगा। वहीं पर अगर हम अंडों की बात करें तो शुतुरमुर्ग के अंडे का जो साइज होता है यानी कि जो आकार होता है वो होता है 170 मिलीमीटर गुने में 130 मिलीमीटर, जो कि काफी बड़ा है, यानी कि हम इसे आंखों से देख सकते हैं। वहीं माइक्रोप्लाज्म तो आंखों से दिखता भी नहीं। वहीं एक और एग्जाम्पल लेते हैं न्यूरॉन का, यानी कि तांत्रिक कोशिका का। तो हमारे शरीर में जो सबसे बड़ा न्यूरॉन होता है वो लगभग 1 मीटर लंबा होता है, जो हमारे पूरे पैर में होता है। तो आप देख सकते हैं कि कोशिका कहाँ 0.1 माइक्रोमीटर की है तो वहीं 1 मीटर की भी है। तो यानी कि कोशिकाओं का आकार बदलता रहता है। कोशिकाओं की अनेक आकृति भी होती है, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, कुछ कोशिका गोल है, कुछ लंबी है, कुछ स्प्रिंग की तरह है, कुछ कौमे जैसी दिखती है। वहीं पे कुछ कोशिकाएं तो ऐसी होती हैं जिनका कोई आकार ही नहीं होता, जैसे कि अमीबा। अमीबा एक कोशिकीय जीव है जिसका कोई आकार नहीं होता, यह अपने आकार को बदल सकता है। अब अमीबा एक कोशिकीय जीव है, इससे हमें एक और बात पता चली कि दो तरीके की कोशिकाएं होती हैं। एक तो होती है जिसमें सिर्फ एक कोशिका हो, और एक ऐसी होती है जिसमें बहुत सारी कोशिका हो। तो एक कोशिकीय जीव का उदाहरण हो गया अमीबा, क्योंकि इसके अंदर एक ही कोशिका होती है। वहीं बहुकोशिकीय जीव का उदाहरण हो गया हमारे अंदर बहुत सारी कोशिकाएं होती हैं। वहीं पेड़ पौधे, उनके अंदर भी बहुत सारी कोशिकाएं होती हैं। तितली हो गए, चिड़िया हो गई, या फिर कुत्ते हो गए, इन सभी के अंदर बहुत ज्यादा कोशिकाएं होती हैं। तो ये सभी उदाहरण है बहुकोशिकीय जीव का। अब आप जरूर सोच रहे होंगे कि आखिर एक छोटी सी कोशिका से हम जैसे जीव बन कैसे जाते हैं। तो ये कुछ इस तरीके से होता है, जो एक समान काम करने वाली कोशिकाएं होती हैं वो एक साथ मिलकर उत्तक बनाती हैं। फिर बहुत सारे एक जैसे उत्तक मिलके एक अंग को बनाते हैं, जैसे कि एक ही तरह के बहुत सारे उत्तक मिलके हमारे फेफड़ों को बनाते हैं। वहीं दूसरी तरह के उत्तक मिलके हमारे दिल को बनाते हैं। वहीं ऐसे ही अलग तरह के उत्तक मिलके हमारे अमाशय को बनाते हैं। इनको कहा जाता है अंग। फिर बहुत सारे अंग मिलकर बनाते हैं अंग प्रणाली, और अंग प्रणाली से ही हम बनते हैं। तो कुछ इस तरीके से एक सिंगल कोशिका, मतलब एक अकेली कोशिका से हम जैसे बहुकोशिकीय जीव बनते हैं। तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में हमने क्या सीखा। इस वीडियो में हमने बात करी कोशिका के खोज के बारे में, जहां पर हमने जाना कि सर रॉबर्ट हुक ने 1665 में कोशिका को खोजा था। वहीं उसके बाद हमने बात करी कोशिका के संरचना के बारे में। चलिए जान लेते हैं अगली वीडियो में हम क्या जानेंगे। अगली वीडियो में हम बात करेंगे कोशिका के घटक के बारे में, और उसके बाद हम जानेंगे जंतु तथा पौधे कोशिका में अंतर क्या होता है।
हेलो फ्रेंड्स, आज हम गति के बारे में पढ़ेंगे, जिसको हम मोशन भी कहते हैं। आप सभी गति के बारे में तो जानते ही होंगे। कहीं भी कोई काम हो रहा हो तो उसमें गति जरूर होती है। इसी चीज को हम विस्तार में जानेंगे और इस वीडियो में हम 3 चीजों की चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं कि हम किन किन 3 चीजों पे चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि मोशन यानी कि गति होती क्या है। फिर हम जानेंगे मोशन इन स्ट्रेट लाइन यानी सीधी रेखा में गति। और अंत में हम डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट यानी कि दूरी और विस्थापन के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं गति के बारे में। अब ये मोशन क्या होता है? सीधे शब्दों में जाने तो अगर कोई ऑब्जेक्ट यानी कि कोई वस्तु मूव कर रहा है तो वो मोशन में है, और अगर वो एक जगह पर रुका हुआ है तो उसको हम कहेंगे कि वो रेस्ट पर है। अब आपके आसपास की वस्तुओं को देखिए और सोचिए कि वे रेस्ट में हैं या फिर मोशन में। देखिए, जैसे कि ये बच्चा स्कूल जा रहा है तो ये बच्चा मोशन में है। बच्चों, आपने कई बार पेड़ से पत्तों को गिरते हुए देखा होगा, वो भी मोशन ही कहलाएगा। यानी कि कोई भी वस्तु जो हिल रही हो मोशन में कहलाती है, और कोई भी वस्तु जो स्थिर अवस्था में हो वो रेस्ट में कहलाती है। अब हम मोशन इन स्ट्रेट लाइन को समझ लेते हैं। सीधे शब्दों में कहें तो अगर कोई वस्तु जैसे कि एक कार सीधी रोड पर चल रही है तो इस टाइप के मोशन को मोशन इन स्ट्रेट लाइन कहते हैं। इसलिए जब किसी वस्तु की स्थिति संदर्भ या समय के फ्रेम के संबंध में बदलती है तब हम उसे गति में कहते हैं। उदाहरण के लिए, जब हम ट्रेन में बैठे होते हैं तो ट्रेन के संदर्भ में तो हम स्थिर अवस्था में होते हैं, लेकिन जमीन के संदर्भ में हम गति में होते हैं। यानी कि अगर हम चलते ट्रेन में ही हैं तो ट्रेन में बैठा आदमी हमें स्थिर दिखेगा, लेकिन अगर हम जमीन पर खड़े हैं तो चलते ट्रेन में बैठा आदमी हमें गति में दिखेगा। आइए अब हम बात कर लेते हैं कि दूरी और विस्थापन यानी कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। अब जरा यहां देखिए, ये बस एक जगह ए से चलकर अपनी दूसरी जगह बी पर जा रही है। अब ये अपने रास्ते में कई बार अपनी दिशा बदल रही है, तो जो लंबाई बस ने अपनी इस रास्ते में कवर की उसे हम डिस्टेंस यानी कि दूरी कहेंगे। अब मान लेते हैं कि ये बस एक दूसरे रोड से जा रही है जो कि डेस्टिनेशन ए से बी तक सबसे छोटी दूरी में पहुंचेगी। अब ये स्ट्रेट रोड ए और बी के बीच में, जिसमें कि एक दिशा में वस्तु मूव कर रहा हो और वो भी सबसे छोटी दूरी में, तो उसे हम डिस्प्लेसमेंट यानी कि विस्थापन कहेंगे। चलिए एक और उदाहरण देखते हैं। मान लीजिए कि आप अपने घर से सुबह चलते हैं अपने स्कूल के लिए, जो कि 4 किलोमीटर दूरी पर है, लेकिन स्कूल पहुंचने के लिए आपको काफी घूम के जाना पड़ता है और वो रास्ता 7 किलोमीटर का पड़ जाता है। तो जरा सोचिए और बताइए कि आपके घर से स्कूल तक की दूरी कितनी होगी और घर से स्कूल तक का विस्थापन क्या होगा। ये सवाल आप लोग नोट कर लीजिए और घर से सोच के आइएगा। हम इस जवाब की चर्चा अगली वीडियो में करेंगे। तो आज की इस वीडियो में हमने मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट को पढ़ा। आशा करता हूं आपको यह सब समझ में आया होगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आज हम एक नया अध्याय शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है गति। अब ये एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण चैप्टर है, सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि इसमें से बहुत ही ज़्यादा नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं, परंतु इसलिए भी क्योंकि हम जानते हैं, हमने इससे पहले भी फिजिक्स पढ़ा है।
हमने फोर्स और काफी सारी चीजों के बारे में जाना है, परंतु फिजिक्स का जो एक्चुअल में बेस बनता है वो 9th क्लास के इसी अध्याय से बनता है। तो फिजिक्स जो वास्तव में शुरू होगी वो अभी के बाद शुरू होगी, और इसीलिए ये जो चैप्टर है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि हमारी एक्चुअल फिजिक्स इस अध्याय से शुरू होती है। तो चलिए इसी बात पर जानते हैं कि इस वीडियो में हम क्या जानने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम बहुत ही मामूली चीजों को जानेंगे और धीरे धीरे वीडियो का लेवल बढ़ता जाएगा। तो आप सभी वीडियो को ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो में हम जानेंगे गति के बारे में, और उसके बाद हम जानेंगे सरल रेखीय गति के बारे में, और उसके बाद हम जानेंगे वस्तु की स्थिति के बारे में। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं एक सवाल से। सवाल है कि गति आखिर होती क्या है। नॉर्मल सी बात है, हमारे अध्याय का नाम गति है, तो सबसे पहले ये सवाल पूछना ज्यादा सही रहता है। तो इसका उत्तर बहुत ही आसान सा है। अगर कोई वस्तु चल रही है तो वो गति में है, और अगर नहीं चल रही है तो वो स्थिर है। उदाहरण के लिए अभी आप एक रूम में बैठकर इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आप कहीं मूव नहीं कर रहे, यानी कि आप कहीं चलकर नहीं जा रहे, आप एक जगह पर रुके हुए हैं। इसका मतलब आप स्थिर हैं। परंतु आप जब स्कूल आए होंगे तो रास्ते में आपको चलना पड़ा होगा, या हो सकता है आप बस लेके आए हों, या हो सकता है आप कार से आए हों, या बाइक से आए हों, या आप किसी भी ट्रांसपोर्ट से आए हों। परंतु जब आप स्कूल आ रहे थे तब आप चल रहे थे, आप कॉन्टिन्यूसली मूव कर रहे थे। तो इसका मतलब क्या है कि जब आप स्कूल आ रहे थे तब आप गति में थे। तो अब हमें गति क्या होती है वो तो समझ आ गया। कोई चीज जब चलेगी तो वो गति में होगी, और कोई चीज अगर नहीं चलेगी तो वो गति में नहीं होगी। अब दूसरा प्रश्न है कि आखिर हम गति के बारे में पढ़े क्यों, हमें गति का अध्ययन करना ही क्यों चाहिए। तो अब सबसे जरूरी बात ये होती है कि जब हम किसी चीज को पढ़ रहे होते हैं तो हमें ये जान लेना चाहिए कि उसे पढ़ना जरूरी क्यों है, आखिर उसे पढ़ने से हमें कोई फायदा होगा भी या नहीं होगा। तो अब गति को पढ़ने से हमें फायदा क्या हो सकता है। दरअसल गति को हमें इसलिए पढ़ना चाहिए क्योंकि गति हर जगह है। अब आप सोचेंगे कि गति हर जगह थोड़ी होती होगी, जहां पे कोई चीज चल रही होती होगी सिर्फ वहीं तो होती होगी, पर यही तो बात है। दरअसल इस वर्ल्ड में जितनी भी चीजें हैं ऑलमोस्ट सारी चीजें मूव करती रहती हैं। चलिए बहुत सारे उदाहरण ले लेते हैं। उदाहरण के लिए अगर हम सोलर सिस्टम की बात करें तो यहाँ पर क्या होता है, सूर्य हमारा बीच में होता है और बाकी सारे ग्रह क्या करते हैं, उसके आसपास चक्कर लगाते हैं। तो यानी कि वो सूर्य के आसपास गति कर रहे हैं। सूर्य की छोड़िए, चलिए अर्थ की बात करते हैं। तो अर्थ में क्या होता है, जो हमारा चांद है यानी कि मून, वो अर्थ के चारों ओर चक्कर लगाता है और हर 24 घंटे में एक चक्कर पूरा करता है। सिर्फ मून ही नहीं, अर्थ जो है वो खुद एक तो सूर्य के चक्कर लगा रही है और एक खुद की जगह पर ही एक दिन में पूरा घूम जाती है। तो अर्थ भी हमारी गति में है और हमारा चांद भी गति में है। इसके अलावा जो पानी होता है, समुद्रों में जो लहरें आती हैं वो भी गति में होती हैं। उसके अलावा जो हवाएं चलती हैं वो हवाएं भी तो गति में होती हैं, और हवाओं के चलने से क्या होता है, जो पेड़ पत्ते होते हैं वो भी मूव करते हैं, तो उनमें भी गति आ जाती है। इसके अलावा जितने भी ट्रांसपोर्ट हैं हमारे, जितने भी वाहन हैं, जैसे कि रेलवे हो गया, हवाई जहाज हो गए, हमारी साइकिल हो गई, बाइक हो गया, कार हो गया, ये सब मूव करते हैं। अब इसके अलावा हमारे घर में जो पंखा है वो मूव करता है। यहाँ तक कि जो हम घड़ी पहनते हैं उसके अंदर जो कांटे होते हैं वो भी मूव करते रहते हैं। अब इसे देखिए, ये एक दीवार है। अब आप सोचेंगे यहाँ पर तो कोई गति होती ही नहीं होगी, परंतु आपने जो पहला चैप्टर पढ़ा होगा मैटर के बारे में, यानी कि हमारे आसपास के तत्व के बारे में, तो उसमें आपने जाना होगा कि सभी चीजें छोटे छोटे कणों से मिलकर बनती है और वो कण हमेशा गतिशील होते हैं। यानी कि ये दीवार तो मूव नहीं कर रही, परंतु उस दीवार के जो छोटे छोटे कण होंगे वो आपस में कॉन्टिन्यूसली मूव कर रहे होंगे। तो दीवार तो रुकी हुई है परंतु उसके अंदर भी गति हो रही है। तो आप देख सकते हैं कि गति हर जगह पे है, इसलिए इसे पढ़ना जरूरी हो जाता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं बहुत ही आसान तरह की गति को पढ़ते हुए, जो कि है सरल रेखीय गति। अब सरल रेखीय गति सबसे सरल प्रकार की गति होती है, और इसमें होता क्या है कि एक सीधी रेखा में जितने भी गति होंगे हम सिर्फ उनका अध्ययन करेंगे। उदाहरण के लिए अगर कोई ऐसा रास्ता है
तो हम इसकी गति को नहीं करेंगे, क्योंकि इसकी गति पढ़ना बहुत ही ज्यादा कठिन हो जाता है और अभी तो हम शुरुआत ही कर रहे हैं। तो इस अध्याय में हम सिर्फ सरल रेखीय गति की बात करेंगे। तो अब तक हमने क्या किया, हमने गति क्या होती है वो समझ लिया और हमें सरल रेखीय गति पढ़ना है ये जान लिया। अब गति को समझने के लिए कुछ चीजें होती हैं, हमें उन्हें पहले समझना पड़ेगा। जैसे कि पहला होता है वस्तु की स्थिति। तो अब वस्तु क्या होता है और उसकी स्थिति क्या होती है, हमें ये समझना है। तो वस्तु की स्थिति किसी वस्तु का स्थान दर्शाती है। यानी कि मान लीजिए आपका घर है और आपके चाचा आपके घर पे घूमने आने वाले हैं, परंतु दिक्कत ये है कि उन्हें आपका घर कहाँ पे है ये पता ही नहीं है। तो अब क्या होगा, वो आपसे पूछेंगे कि बेटा बताना आपका घर कहाँ पे है। अब मान लीजिए आप बोलते हैं उन्हें कि चाचा जी मेरा जो घर है ना वो 5 किलोमीटर दूर है। तो क्या चाचा जी आपके घर पे आ सकते हैं? वो पहले सोचेंगे 5 किलोमीटर दूर है, फिर सोचेंगे कहाँ पे जाना है 5 किलोमीटर और कंफ्यूज होके आपको फिर फोन मिला देंगे, क्योंकि आपको बताना पड़ेगा ना कि आपका घर 5 किलोमीटर दूर कहाँ से है। रेलवे स्टेशन से 5 किलोमीटर दूर है, या फिर हवाई अड्डे से 5 किलोमीटर दूर है, या फिर हो सकता है कोई फेमस मार्केट हो वहां से 5 किलोमीटर दूर हो। अब आपके चाचा को सपने तो आएंगे नहीं कि वो कहाँ से दूर है, तो वो आपसे फिर फोन मिलाएंगे और पूछेंगे कि बेटा 5 किलोमीटर दूर तो है, परंतु ये बता दो कि कहाँ से 5 किलोमीटर दूर है। अब मान लीजिए आप बताते हैं कि चाचा जी हमारा जो घर है ना वो हवाई अड्डे से 5 किलोमीटर दूर है। तो अब चाचा जी को पता चल गया कि हवाई अड्डे से 5 किलोमीटर दूर जाना है, परंतु उन्हें अभी भी ये नहीं पता कि किस डायरेक्शन में जाना है। हवाई अड्डे से तो वो किसी भी तरफ 5 किलोमीटर दूर जा सकते हैं, जरूरी थोड़ी है कि आपके घर की तरफ ही आए। हो सकता है वो इस तरफ चले जाएं, हो सकता है नीचे की तरफ चले जाएं, या हो सकता है कि आपका घर जिस तरफ है उससे पीछे की तरफ 5 किलोमीटर चले जाएं। तो ये इन्फॉर्मेशन जो है ये भी पूरी नहीं है। तो अब आपको क्या बताना पड़ेगा कि 5 किलोमीटर दूर तो है बट कहाँ से है। तो चाचा जी आपको फिर से फोन करेंगे, बेटा मुझे समझ नहीं आ रहा रास्ता कहाँ है, जरा ढंग से बता दो। और इस बार आप क्या करते हैं, आप उन्हें बताते हैं कि उत्तर दिशा में 5 किलोमीटर आगे आपको आना है और आपका घर आ जाएगा। अब चाचा जी क्या करेंगे, वो हवाई अड्डे पे उतरेंगे, वहां से उत्तर दिशा की ओर घूमेंगे और वहां से 5 किलोमीटर आगे आ जाएंगे और आपके घर पे पहुंच जाएंगे। अब इस कहानी को आपको अच्छा लगा हो या ना लगा हो, यहाँ पे हमें दो चीजों का पता जरूर चल जाता है। ये दो चीजें क्या हैं, चलिए देखते हैं। पहला तो हमें पता चलता है कि किसी वस्तु की स्थिति को बताने के लिए हमें एक निर्देशक बिंदु की आवश्यकता होती है। जैसे कि हमने उदाहरण लिया था हवाई अड्डे का, इसे कहा जाता है मूल बिंदु, जहां से भी हम किसी भी चीज का स्थान बताते हैं। दूसरा हमें चाहिए होता है दिशा की समझ, कि आखिर जो हमारा निर्देशक बिंदु है उससे जो हमारा एक्चुअल स्थान है वो किस दिशा में है। तो इन दो चीजों से हम किसी भी वस्तु की स्थिति को बता सकते हैं। चलिए इसे ज्यादा अच्छे से समझने के लिए एक और उदाहरण लेते हैं, और क्योंकि आजकल क्रिकेट चल रहा है तो क्रिकेट का उदाहरण लेते हैं। अब मान लीजिए क्या है कि क्रिकेट का मैदान है और आप गए हैं अपने दोस्त के साथ क्रिकेट देखने, और वहां पे आपका दोस्त बताता है कि वो देख विराट कोहली खड़ा है। अब आप उससे पूछते हो कि कहाँ पे खड़ा है, तो वो आपको बताते कि अरे वो देख वो 2 मीटर दूर खड़ा है। आप तो कंफ्यूज हो जाएंगे, आखिर 2 मीटर कहाँ से दूर खड़ा है। हो सकता है कि जो 2 मीटर दूर खड़ा है वो क्रिकेट के बैटिंग साइड से हो, या फिर हो सकता है कि वो पवेलियन की तरफ से 2 मीटर दूर खड़ा हो। तो आप उससे बड़े प्यार से पूछेंगे, भाई मेरे को नहीं पता कहाँ से 2 मीटर दूर खड़ा है, तो मेरे को बता दे कि कहाँ से 2 मीटर दूर खड़ा है। अब आपका दोस्त क्या करता है, वो आपको बताता है कि जो विराट कोहली है वो बल्लेबाजी क्रीज से 2 मीटर की दूरी पे खड़ा है। तो अब ये जो लाइन है जो पवेलियन की तरफ है वो तो नहीं रहेगी, क्योंकि हमें पता है वो पवेलियन से 2 मीटर दूर नहीं है, वो बल्लेबाजी क्रीज से 2 मीटर दूर है। परंतु यहाँ पर भी बल्लेबाजी क्रीज से 2 मीटर तो किसी भी तरफ हो सकता है। तो आपके दोस्त को आपको बताना पड़ेगा कि वो इस डायरेक्शन में बल्लेबाजी क्रीज से दूर खड़ा है, तब आपको पता चलेगा कि आखिर विराट कोहली खड़ा कहाँ पे है। तो इस तरीके से हम किसी भी वस्तु की स्थिति को बता सकते हैं। चलिए अब आते हैं वापस से हमारे सरल रेखीय गति पे। तो आखिर ये सरल रेखीय गति होता क्या है। अब आपने मैथ्स में पढ़ा होगा संख्या रेखा के बारे में। दरअसल जो हमारी सरल रेखीय गति है हम उसे संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं। यहाँ पर एक पॉइंट होगा जिसे हम 0 मीटर कहेंगे, इसे हम कहते हैं मूल बिंदु। मूल बिंदु के दाईं तरफ सारी की सारी पॉजिटिव यानी कि धनात्मक वैल्यू होंगी, जैसे कि 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर, 5 मीटर। और मूल बिंदु के
पीछे की तरफ या फिर ये कह लीजिए कि बाईं ओर सारी की सारी ऋणात्मक वैल्यू होंगी, जैसे कि -1 मीटर, -2 मीटर। अब इसी का इस्तेमाल करके हम किसी भी चीज की स्थान के बारे में बता सकते हैं। ऐसा हम कैसे करेंगे वो हम जानेंगे अगले वीडियो में। तब तक जानते हैं इस वीडियो में हमने क्या क्या जान लिया। तो सबसे पहले हमने बात करी गति की, फिर हमने जाना सरल रेखीय गति को, और लास्ट में हमने जाना वस्तु की स्थिति के बारे में। अब इनके बारे में आपको क्या करना है, अपनी एनसीईआरटी की किताब में पढ़ना है, जिससे आपको ये सारी चीजें और अच्छे से समझ में आ जाए। तो आपको पढ़ना क्या क्या है, आपको एनसीईआरटी की किताब में गति का अध्याय खोलना है और उसके अंदर गति का वर्णन पढ़ना है और सरल रेखीय गति पढ़ना है। अगले वीडियो में हम बात करेंगे सरल रेखीय गति के बारे में और अच्छे से। तो इसे भी आप पढ़कर आइएगा ताकि अगली वीडियो आपको अच्छे से समझ में आए। इस वीडियो के लिए इतना ही, धन्यवाद। डेली क्विज। पहला प्रश्न, अगर कोई वस्तु चल रही है तो वह डैश में है। ऑप्शन ए गति में, ऑप्शन बी स्थिरता, ऑप्शन सी त्वरण में, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। दूसरा प्रश्न, वस्तु की स्थिति के लिए किसका होना आवश्यक है। ऑप्शन ए दिशा, ऑप्शन बी निर्देश बिंदु, ऑप्शन सी गति, ऑप्शन डी ए और बी। प्रश्न 3, निर्देश बिंदु को और क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए मूल बिंदु, ऑप्शन बी शुरुआती बिंदु, ऑप्शन सी स्थिति बिंदु, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। चौथा प्रश्न, इनमें से कौन सा गति का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन ए चलती हुई कार, ऑप्शन बी पृथ्वी, ऑप्शन सी दीवार, ऑप्शन डी दीवार के कण। प्रश्न 5, वस्तु की स्थिति किसी वस्तु का डैश दर्शाती है। ऑप्शन ए दिशा, ऑप्शन बी निर्देश बिंदु, ऑप्शन सी स्थान, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर क्वेश्चन 1 का ए, क्वेश्चन 2 का डी, क्वेश्चन 3 का ए, क्वेश्चन 4 सी, क्वेश्चन 5 सी। नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 11वीं के भौतिकी का अध्याय भौतिक जगत, मात्रक और मापन, भाग 1। तो वीडियो शुरू करने से पहले आइए एक बार नजर डालते हैं कि आज की वीडियो में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम शुरू करेंगे प्रकृति में मूल बल, उसके बाद हम पढ़ेंगे भौतिक नियमों की प्रकृति, तथा सबसे अंत में हम पढ़ेंगे मात्रक और मापन का परिचय। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं भौतिकी और भौतिक दुनिया से। मनुष्य की जिज्ञासा विज्ञान के प्रति आदिकाल से रही है। उसका कारण यह है कि मनुष्य हमेशा से भौतिक गतिविधियों से घिरा रहा है। जैसा कि आप भी बचपन से ही आकाश में सितारों को देखकर जिज्ञासुक रहते थे, या फिर आपके मन में अपने पर्यावरण को देखकर तरह तरह के प्रश्न उत्पन्न होते थे, जैसे कि दिन और रात क्यों होते हैं, तारे हमेशा रात में ही क्यों चमकते हैं, या फिर इंद्रधनुष केवल वर्षा ऋतु में ही क्यों बनता है। इस तरह के प्रश्न हमेशा से मानव के मन में आते रहे हैं और उसकी इस जिज्ञासा से वह हमेशा भौतिक गतिविधियों की कड़ी से कड़ी जोड़कर अपने प्रश्नों का हल ढूंढता रहा है, और इस तरह भौतिक विज्ञान की दुनिया में प्रगति होती रही है। चलिए इसके आधार पर भौतिक विज्ञान की परिभाषा को समझने की कोशिश करते हैं। भौतिक गतिविधियों का
सुव्यवस्थित ढंग से अध्ययन करके उनके निष्कर्ष तथा आधार पर भविष्य की संभावना करने को ही भौतिक विज्ञान कहते हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और प्रकृति में मूल बल के बारे में पढ़ते हैं। आपने न्यूटन के गति के नियम पढ़े ही होंगे, जिसमें दूसरे नियम में बल के बारे में जानकारी मिलती है, जिसमें न्यूटन ने बताया था कि बल का मान द्रव्यमान तथा त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। लेकिन आज हम बल के वर्गीकरण के बारे में पढ़ेंगे, जो इस तरह से है, जिसमें पहला है गुरुत्वाकर्षण बल यानी ग्रेविटेशनल फोर्स, दूसरा है विद्युत चुंबकीय बल यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, तीसरा है प्रबल नाभिकीय बल यानी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, तथा चौथा है दुर्लभ नाभिकीय बल मतलब वीक न्यूक्लियर फोर्स। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और गुरुत्वाकर्षण बल से शुरू करते हैं। पिंडों के बीच उनके द्रव्यमान के कारण उत्पन्न होने वाले बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। और इसी बल के कारण सभी ग्रह सूर्य का तथा सभी उपग्रह ग्रहों का चक्कर लगाते हैं तथा हम सभी लोग पृथ्वी पर खड़े हो पाते हैं, क्योंकि पृथ्वी गुरुत्वाकर्षण बल के ही कारण हमें अपनी ओर आकर्षित करती है। चलिए आगे बढ़ते हैं और विद्युत चुंबकीय बल के बारे में पढ़ते हैं। पिंडों के बीच उनके आवेश के कारण उत्पन्न होने वाले बल को विद्युत चुंबकीय बल कहते हैं। इसी बल के कारण इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर गति करते हैं तथा अपनी कक्षा से बाहर नहीं जाते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तथा नाभिक के बीच एक अट्रैक्शन फोर्स काम करता है, जो कि विद्युत चुंबकीय बल ही है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और प्रबल नाभिकीय बल को समझते हैं। प्रबल नाभिकीय बल को स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स भी कहा जाता है। नाभिक के भीतर प्रोटॉन प्रोटॉन, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन न्यूट्रॉन के मध्य लगने वाले शक्तिशाली आकर्षण बल को प्रबल नाभिकीय बल कहते हैं। यह बल बाकी सभी बलों की तुलना में सबसे ज्यादा शक्तिशाली होता है। जैसा कि चित्र में दिखाया गया है कि प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन आपस में एक शक्तिशाली बल से एक दूसरे से बंधे हुए हैं और नाभिक का निर्माण कर रहे हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और दुर्लभ नाभिकीय बल को पढ़ते हैं। दुर्लभ नाभिकीय बल को वीक न्यूक्लियर फोर्स भी कहते हैं। यह बहुत कम समय अंतराल वाले मूल कणों के बीच में लगने वाला बल है। अर्थात कुछ कण इस प्रकार के होते हैं जिनका समय अंतराल बहुत कम होता है, और उन कणों के बीच लगने वाले बल को दुर्लभ नाभिकीय बल कहते हैं, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और भौतिक नियमों की प्रकृति को समझते हैं। इसके लिए हम पढ़ते हैं संरक्षण का नियम। इस नियम के अनुसार भौतिक राशियों में से कुछ विशेष राशियां समय के बदलने के साथ संरक्षित रहती हैं, और वह राशियां संरक्षण के नियम का पालन करती हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और कुछ इसी तरह की राशियों के साथ संरक्षण के नियम पढ़ते हैं। चलिए हम शुरू करते हैं ऊर्जा संरक्षण के नियम से। इस नियम के अनुसार किसी बंद निकाय की कुल ऊर्जा हमेशा संरक्षित रहती है, अर्थात
ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। इसको सिर्फ एक निकाय से दूसरे निकाय में ट्रांसफर किया जा सकता है। चलिए इसको चित्र के माध्यम से समझते हैं। चित्र में सूर्य से ऊर्जा ट्रांसफर हो रही है सोलर सेल में, तथा सोलर सेल से ऊर्जा को संरक्षित किया जा रहा है बैटरी में, और बैटरी से ऊर्जा को उपयोग में लिया जा रहा है वैद्युत उपकरण में। इस तरह पूरे सिस्टम के अंदर ऊर्जा संरक्षित है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और रेखीय संवेग संरक्षण के नियम को पढ़ते हैं। इस नियम के अनुसार पिंडों के किसी बंद निकाय पर यदि कोई बाह्य बल नहीं लग रहा है तो उस निकाय का कुल संवेग संरक्षित रहता है। चलिए चित्र के माध्यम से समझते हैं। चित्र में यदि कोई पिंड सरल रेखा में गति कर रहा है, जैसा कि आप देख सकते हैं, तो वह तब तक इस प्रकार गति करता रहेगा जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं करता है, और इस तरह इसका रेखीय संवेग संरक्षित रहेगा। चलिए आगे चलते हैं और कोणीय संवेग संरक्षण के नियम के बारे में पढ़ते हैं। इस नियम के अनुसार पिंडों के किसी बंद निकाय पर यदि कोई बाह्य बल आघूर्ण नहीं लग रहा है तो उस निकाय का कुल कोणीय संवेग संरक्षित रहता है। अर्थात जैसा कि आप चित्र में भी देख सकते हैं, यदि कोई व्यक्ति या वस्तु एक कोणीय गति में गतिमान है तो वह तब तक गति करते रहेंगे जब तक उन पर कोई बाह्य बल आघूर्ण नहीं लगता है, और इस तरह उनका कोणीय संवेग संरक्षित रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और आवेश संरक्षण के नियम पर नजर डालते हैं। इस नियम के अनुसार एक निश्चित आयतन में उपस्थित कुल आवेश का मान संरक्षित रहता है। अर्थात एक निश्चित आयतन में कुल परमाणुओं की संख्या नियत होती है तथा परमाणु के अंदर कुल आवेश की संख्या नियत होती है। इस प्रकार एक निश्चित आयतन के अंदर कुल आवेश संरक्षित रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और मात्रक और मापन के परिचय पर नजर डालते हैं। किसी भौतिक राशि को मापने के लिए प्रयोग किए जाने वाली मापन की इकाई को मात्रक कहते हैं। यह दो प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला है मूल मात्रक तथा दूसरा है व्युत्पन्न मात्रक। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आज की वीडियो में हमने क्या क्या सीखा। सबसे पहले हमने नजर डाली भौतिकी के परिचय पर। उसके बाद हमने पढ़ा प्रकृति में मूल बल तथा भौतिक नियमों की प्रकृति के बारे में, तथा सबसे अंत में हमने जाना मात्रक और मापन का परिचय। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगली वीडियो में हम क्या क्या सीखने वाले हैं। तो अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय प्रणाली और मूल मात्रकों का मापन। धन्यवाद।
आशा करता हूं कि आज के इस सत्र में आपको जो पढ़ाया गया हो वो आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा और पढ़ने में मजा भी बहुत आया होगा। एक नजर डाल लेते हैं कि आज हमने क्या पढ़ा। आज हमने कक्षा 6 में भोजन सभी के लिए के बारे में जाना। उसके बाद हमने कक्षा 7 में पौधों में पोषण के पाठ को पढ़ा। उसके बाद कक्षा 8 में कोशिका पाठ के बारे में जाना। उसके बाद कक्षा 9 में गति पाठ को पढ़ा और सबसे आखिरी में हमने कक्षा 11 में मात्रक और मापन यानी कि यूनिट्स एंड मेजरमेंट के बारे में पढ़ा। आशा करता हूं कि ये जो पढ़ाया गया पाठ है वह आपको समझ आया होगा। देखते हैं कि कल हम इस सत्र में क्या पढ़ेंगे। कल हम पढ़ेंगे कक्षा 6 में सामाजिक विज्ञान में हमारा समाज विविधता से भरा पाठ की शुरुआत करेंगे। इसके बाद हम कक्षा 7 में लोकतंत्र पाठ की शुरुआत करेंगे। उसके बाद कक्षा 8 में भारतीय संविधान के बारे में जानेंगे। उसके बाद कक्षा 9 में पालमपुर गांव की कहानी देखेंगे कि क्या थी पालमपुर गांव की कहानी। उसके बाद कक्षा 11वीं में रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाओं के बारे में जानेंगे। केमिस्ट्री का पार्ट बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री के बारे में जानेंगे। एक आवश्यक सूचना कि आप अगर इस वीडियो को दोबारा देखना चाहते हैं तो ठीक 3 बजे YouTube पर इकोवेशन के चैनल पर देख सकते हैं। इस एपिसोड को दोबारा देखने के लिए या फिर अपने दोस्तों को भी दिखाने के लिए YouTube पर Digi7 इकोवेशन सर्च करें और आप Digi7 इकोवेशन सर्च करके इस वीडियो तक पहुंच सकते हैं। बाय बाय बच्चों। झारखंड सरकार रोज आपके लिए शिक्षण सामग्री लाएगी। अब पढ़ाई नहीं रुकेगी। यदि आपको कोई प्रश्न है तो कृपया इस टोल फ्री नंबर पर कॉल करें 1800-572-8585 या हमें ईमेल करें। धन्यवाद।